धोखेबाज खाजी एक प्रसिद्ध कहानी है जो समाज में ईमानदारी और समझदारी की महत्ता को दर्शाती है। यह कहानी अक्सर इस प्रकार सुनाई जाती है कि एक खाजी, मुस्लिम धर्मगुरु, अपनी सच्चाई और बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था। कहानी का सार। एक बार खाजी ने अपने इलाके में एक बड़ा न्यायिक निर्णय सुनाया जिसमें एक व्यक्ति को धोखाधड़ी के आरोप में दोषी ठहराया गया। खाजी ने उसे सजा देने से पहले एक शर्त रखी कि वह अपनी सजा को स्वीकार करेगा यदि उसे यह साबित हो सके कि वह निर्दोष है। इसके बाद खाजी ने उसे एक चुटीला प्रश्न पूछा जिसमें यह पूछा गया कि उसे अपने अपराध का कितना पछतावा है और वह सजा मिलने के बाद क्या महसूस करेगा। धोखेबाज व्यक्ति ने अपनी बातों में सच्चाई की आड़ में कई झूठ बोले जिससे खाजी को उसकी धोखाधड़ी का पता चल गया। खाजी ने उस व्यक्ति के झूठ को सच्चाई से उबाला और उसे उसका सही न्याय दिलाया। इस प्रकार खाजी ने केवल अपनी समझ और बुद्धिमानी से उस धोखेबाज को बेनकाब किया और न्याय सुनिश्चित किया। शिक्षा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा महत्वपूर्ण होती है और किसी भी प्रकार के धोखे से बचने के लिए हमें अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए। यह कहानी किसी भी प्रकार के धार्मिक या सामाजिक धोखे के खिलाफ एक मजबूत संदेश देती है जो समाज में न्याय और सच्चाई की प्रतिष्ठा बढ़ाती है। पहले मुर्गी आई या अंडा, यह प्रश्न न केवल एक प्रसिद्ध दार्शनिक और वैज्ञानिक बहस का हिस्सा है बल्कि यह हमारी सोच, तर्क और सृष्टि के उत्पत्ति के बारे में भी गहरे सवाल उठाता है। इस सवाल का संबंध जीवन, विकास और अस्तित्व के रहस्यों से है। यह बहस न केवल जीवन के प्राचीनतम सवालों में से एक है बल्कि यह एक प्रतीक के रूप में भी देखा जाता है जो एक अनसुलझी पहेली की तरह हमारी मानसिकता को चुनौती देता है। इस सवाल का ऐतिहासिक और दार्शनिक संदर्भ। पहले मुर्गी आई या अंडा, यह सवाल बहुत पुराना है और इसका इस्तेमाल दुनिया भर में विभिन्न संस्कृतियों और दार्शनिक बहसों में किया गया है। यह प्रश्न एक उदाहरण के रूप में इस्तेमाल होता है जिसमें यह जानने की कोशिश की जाती है कि किसी घटना का आरंभ कहाँ से हुआ। यह एक प्रकार का सर्कुलर डिबेट है जिसमें एक चीज दूसरे की उत्पत्ति से संबंधित होती है। इस सवाल को सबसे पहले प्राचीन ग्रीक दार्शनिक अरस्तू ने उठाया था। अरस्तू ने इसे एक निराकार सवाल के रूप में देखा था जो जीवन के चक्रीय और निरंतर चलने वाले स्वभाव को दर्शाता है। अरस्तू ने यह माना कि मुर्गी और अंडे का संबंध एक अचल चक्र की तरह है जिसमें कोई स्पष्ट शुरुआत और अंत नहीं है। उनका विचार था कि यह दोनों एक दूसरे से उत्पन्न होते हैं और इस कारण से इस सवाल का कोई स्थिर या निश्चित उत्तर नहीं हो सकता। विज्ञान की दृष्टि से। विज्ञान में इस सवाल का उत्तर एक अधिक ठोस दृष्टिकोण से दिया गया है। आधुनिक जैविकी और विकासवाद के सिद्धांतों के अनुसार सबसे अधिक स्वीकार्य व्याख्या यह है कि पहले अंडा आया था। यह उत्तर चार्ल्स डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। डार्विन के अनुसार जीवों का विकास धीरे धीरे होता है और यह प्रक्रिया लाखों सालों में पूरी होती है। पृथ्वी पर मुर्गियों से पहले उनके पूर्वज, जो कि अन्य पक्षी या अन्य प्रकार के जानवर हो सकते थे, अंडों के माध्यम से प्रजनन करते थे। लाखों वर्षों में इन पूर्वजों के डीएनए में छोटे छोटे बदलाव आए और अंततः एक ऐसी प्रजाति का जन्म हुआ जिसे हम आज मुर्गी के रूप में पहचानते हैं। इसलिए इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले अंडा आया था जिसमें वह उत्परिवर्तन, म्यूटेशन, हुआ जो आधुनिक मुर्गी के रूप में परिणत हुआ। यहां ध्यान देने योग्य बात यह है कि अंडे का अस्तित्व लगभग 300 मिलियन साल पुराना है। अंडे पहले मछलियों और उभयचरों, एम्फिबियंस, द्वारा भी दिए जाते थे। मुर्गी के पूर्वजों के विकास में अंडे का एक महत्वपूर्ण स्थान था और यह माना जाता है कि अंडे से निकलने वाली पहली मुर्गी उस अंडे में उत्पन्न हुई थी जो एक पूर्वज की प्रजाति से आई थी। इस प्रकार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से पहले अंडा आया और उसमें से धीरे धीरे मुर्गी विकसित हुई। धर्म और संस्कृति में दृष्टिकोण। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से इस प्रश्न का उत्तर अलग हो सकता है। विभिन्न धार्मिक परंपराओं में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में भिन्न भिन्न विचार हैं। एक हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में सृष्टि के उत्पत्ति की कई कहानियां हैं। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने एक विशाल अंडे से सृष्टि की शुरुआत की थी। इसे ब्रह्मांड अंड कहा जाता है। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पहले अंडा ही आया और उससे ही सृष्टि और जीवन का निर्माण हुआ। 2 ईसाई धर्म में।
ईसाई धर्म में सृष्टि की उत्पत्ति के बारे में बाइबल में यह कहा गया है कि भगवान ने पहले आकाश और पृथ्वी बनाई, फिर पृथ्वी पर जीवन का निर्माण किया। इस परिप्रेक्ष्य में पहले भगवान ने जीवन की उत्पत्ति की और फिर जीवों का प्रजनन हुआ। ईसाई धर्म में विशेष रूप से मुर्गी और अंडे के संदर्भ में कोई विशिष्ट कथाएं नहीं हैं, लेकिन यह सवाल फिर भी जीवों के उत्पत्ति के रहस्यों को समझने की दिशा में एक पहलू हो सकता है। समाज और संस्कृति में प्रतीकात्मक अर्थ। पहले मुर्गी आई या अंडा, यह सवाल केवल जैविक या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में भी बहुत महत्व रखता है। यह सवाल अक्सर उन मुद्दों पर विचार करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो परस्पर निर्भर होते हैं और जिनका क्रम स्थापित करना कठिन होता है। उदाहरण के तौर पर, यह सवाल समाज में उन घटनाओं या प्रक्रियाओं के बारे में भी पूछा जाता है जिनमें कारण और परिणाम एक दूसरे से गहरे जुड़े होते हैं, जैसे कि शिक्षा और सफलता या मेहनत और फल। इनका आपसी संबंध समझने के लिए भी इस प्रकार के सवालों का उपयोग किया जाता है। इस सवाल को प्रतीकात्मक रूप से यह भी समझा जा सकता है कि जीवन में किसी भी प्रक्रिया का आरंभ और अंत कभी स्पष्ट रूप से नहीं होता। नतीजा, पहले मुर्गी आई या अंडा, यह सवाल जितना साधारण लगता है उतना सरल नहीं है। यह हमारे अस्तित्व, सृष्टि और जीवन के विकास को समझने का एक तरीका है। विभिन्न दृष्टिकोणों से, जैसे दार्शनिक, वैज्ञानिक, धार्मिक और सांस्कृतिक, यह सवाल हमें यह सिखाता है कि कुछ सवालों के स्पष्ट और निश्चित उत्तर नहीं होते। कभी-कभी एक चीज का अस्तित्व दूसरे से उतना ही जुड़ा होता है जितना एक चक्र के विभिन्न हिस्सों का। इसलिए, चाहे हम इसे एक जैविक प्रक्रिया के रूप में देखें या एक दार्शनिक बहस के रूप में, यह सवाल हमें जीवन के अनिश्चितता और जटिलता को समझने की दिशा में एक कदम और बढ़ाता है। अकबर के दरबार में झूठ बोलने की प्रतियोगिता एक दिलचस्प और शिक्षाप्रद घटना के रूप में जानी जाती है, जिसमें दरबारियों को एक शब्द पर विभिन्न दृष्टिकोण से बोलने का अवसर मिलता था। यह प्रतियोगिता अकबर के दरबार में अक्सर होती थी, खासकर जब वह अपने महान दरबारी बीरबल, टोडरमल और अन्य मंत्रियों के साथ किसी विषय पर चर्चा या बहस करना चाहते थे। अकबर का न्यायप्रिय दृष्टिकोण। अकबर के दरबार में एक विशेष प्रकार की बहस होती थी, जिसे झूठ बोलने की प्रतियोगिता कहा जा सकता है। इस प्रतियोगिता में दरबारी या मंत्री को किसी एक विशेष शब्द या वाक्य को लेकर बोलने के लिए कहा जाता था। यह प्रतियोगिता इस तरह से होती थी कि किसी शब्द या विचार पर व्यक्ति को अपने तर्क से दूसरे व्यक्ति को मनाना या प्रभावित करना होता था। इस प्रकार की बहसें अकबर के दरबार में अक्सर न केवल मजेदार होती थीं, बल्कि न्याय, तर्क और बुद्धिमत्ता के परीक्षण के रूप में भी जानी जाती थीं। बीरबल और जुबान की कला। अकबर के दरबार में बीरबल को अपनी सूझबूझ और तर्क शक्ति के लिए प्रसिद्धि मिली थी। एक बार अकबर ने बीरबल से यह पूछ लिया था कि क्या वह बिना किसी तर्क के किसी भी शब्द पर बोल सकते हैं। बीरबल ने इस चुनौती को स्वीकार किया और अद्भुत तरीके से उसे पूरा किया, जिससे अकबर भी हैरान रह गए। जुबान की प्रतियोगिता के उद्देश्य। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य यह था कि दरबारियों को अपने तर्क, संवाद कला और निपुणता का प्रदर्शन करना होता था। यह केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि एक प्रकार से शासन की विभिन्न नीतियों, सामाजिक मुद्दों और न्यायिक निर्णयों पर भी विचार करने का अवसर था। दरबार में इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अकबर को यह समझने में मदद करती थीं कि उनके सलाहकारों और मंत्रियों की बुद्धिमत्ता कितनी व्यापक थी। निष्कर्ष। अकबर के दरबार में जुबान की प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य तर्क, सृजनात्मकता और संवाद कला को प्रोत्साहित करना था। यह दरबारियों के मानसिक कौशल को परखने का एक अद्भुत तरीका था और साथ ही शासन की कार्यप्रणाली को भी प्रभावित करता था। ऊँट की गर्दन टेढ़ी, बीरबल की चतुराई का एक उदाहरण। ऊँट की गर्दन टेढ़ी भारतीय मुहावरे का एक प्रसिद्ध वाक्य है जो बीरबल की चतुराई और उनके तर्कशक्ति को दर्शाता है। यह मुहावरा अकबर के दरबार के महान मंत्री बीरबल की बुद्धिमत्ता और फुर्ती से जुड़ा हुआ है। बीरबल की चतुराई का यह उदाहरण न केवल उनके तर्क वितर्क की क्षमता को दर्शाता है, बल्कि यह भी बताता है कि एक व्यक्ति अपने विवेक और सूझबूझ से किसी भी कठिन स्थिति का समाधान कैसे निकाल सकता है। इस कहानी में बीरबल की चतुराई और अकबर के दरबार में उनकी स्थिति को समझने के साथ साथ उस समय के सामाजिक और मानसिक परिवेश की भी झलक मिलती है। कहानी का संदर्भ। यह घटना अकबर के दरबार से जुड़ी हुई है, जब एक दिन अकबर ने बीरबल से एक अजीब सवाल पूछा था, जिसका उद्देश्य बीरबल की बुद्धिमत्ता को परखना था।
अकबर ने बीरबल से यह पूछा कि बीरबल, क्या तुम मुझे यह समझा सकते हो कि गाय की गर्दन सीधी क्यों होती है और मुर्गी की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? अकबर के इस सवाल का उद्देश्य सिर्फ बीरबल को चिढ़ाना और उनके तर्क की परीक्षा लेना था, क्योंकि यह एक ऐसा सवाल था जिसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक या तार्किक उत्तर नहीं था। अकबर ने यह सवाल गंभीरता से नहीं पूछा था, बल्कि यह एक प्रकार से बीरबल को परेशान करने और उनका मजाक उड़ाने के लिए किया था। लेकिन बीरबल, जिनकी सूझबूझ और चतुराई के सभी दरबारी कायल थे, उन्होंने इस सवाल का उत्तर देने का एक ऐसा तरीका निकाला कि सभी दरबारियों को हैरानी हुई और अकबर भी चुप रह गए। बीरबल का उत्तर। बीरबल ने अकबर के इस अजीब सवाल का उत्तर एकदम चतुराई से दिया। उन्होंने कहा, महाराज, गाय की गर्दन सीधी इसलिए होती है क्योंकि वह हमेशा सिर झुकाए रखती है और जमीन पर निगाहें डालती रहती है, जबकि मुर्गी की गर्दन टेढ़ी होती है क्योंकि वह हमेशा ऊपर की ओर, आकाश की ओर देखती है, उसी कारण उसकी गर्दन टेढ़ी बन गई है। इस उत्तर को सुनकर अकबर चुप रह गए, क्योंकि यह न केवल मजेदार था, बल्कि इस उत्तर में बीरबल की समझ और चतुराई भी साफ झलकती थी। दरअसल, बीरबल ने जो जवाब दिया था, वह अकबर को यह समझाने में सफल रहा कि किस प्रकार सामान्य सवालों के पीछे गहरी सोच और समझ छिपी हो सकती है। बीरबल की सूझबूझ और चतुराई। इस कहानी से यह साबित होता है कि बीरबल केवल अकबर के दरबार में एक मंत्री ही नहीं थे, बल्कि वह एक अद्भुत विचारक, तर्कशास्त्री और राजनीतिक समझ रखने वाले व्यक्ति भी थे। बीरबल की सूझबूझ और कूटनीति का अंदाजा उनकी हर छोटी बड़ी घटना से लगाया जा सकता था। उनका यह जवाब एक आदर्श उदाहरण है कि किस प्रकार एक व्यक्ति अपनी चतुराई और सूझबूझ से किसी भी जटिल सवाल का समाधान ढूंढ सकता है। बीरबल की चतुराई का यह उदाहरण केवल एक मजेदार किस्सा नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि किसी भी स्थिति में घबराने के बजाय अगर इंसान अपने विवेक का प्रयोग करे तो वह किसी भी समस्या का हल निकाल सकता है। बीरबल ने अकबर के सवाल का उत्तर न केवल तर्क और हंसी में, बल्कि एक गहरी सोच और चतुराई के साथ दिया, जिससे न सिर्फ अकबर को संतुष्टि मिली, बल्कि यह कहानी दरबार में मौजूद सभी लोगों के लिए एक सीख बन गई। अकबर और बीरबल का संबंध। अकबर और बीरबल के रिश्ते को हम इतिहास में एक आदर्श और प्रेरणादायक रिश्ते के रूप में देख सकते हैं। अकबर, जो खुद एक समझदार और न्यायप्रिय शासक थे, बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता से हमेशा प्रभावित रहते थे। अकबर का दरबार उन दिनों अपनी विद्वता और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ, विद्वान और शासक आते थे और अकबर के साथ शासकीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। लेकिन बीरबल का स्थान अकबर के दरबार में विशेष था। वह न केवल एक मंत्री थे, बल्कि अकबर के सबसे विश्वसनीय और निपुण सलाहकार भी थे। बीरबल के पास हमेशा हर समस्या का हल था, चाहे वह प्रशासनिक हो या व्यक्तिगत। उनकी बुद्धिमत्ता के कारण ही अकबर ने उन्हें दरबार में सबसे ऊपर रखा। अकबर और बीरबल के रिश्ते में एक गहरा विश्वास था, और यही विश्वास अकबर को बीरबल की सलाहों पर अमल करने के लिए प्रेरित करता था। बीरबल की राजनीति और कूटनीति। ऊँट की गर्दन टेढ़ी जैसी घटनाएं केवल बीरबल की चतुराई और तर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीतिक समझ और कूटनीति की भी गहरी झलक देती है। बीरबल ने अकबर के दरबार में अपनी चतुराई और बुद्धिमत्ता से कई मुश्किलों का हल निकाला था। वह न केवल प्रशासनिक मामलों में माहिर थे, बल्कि जनसाधारण की समस्याओं को भी बड़ी सूझबूझ से हल करते थे। उनकी राजनीति और कूटनीति इतनी प्रभावी थी कि उन्हें केवल अकबर के दरबार में ही नहीं, बल्कि संपूर्ण भारतवर्ष में एक अद्भुत नीति और सामरिक विचारक के रूप में पहचाना जाता था। उनकी चतुराई से कई बार अकबर ने मुश्किल समस्याओं का समाधान पाया, और यही कारण था कि बीरबल का स्थान अकबर के दिल में अत्यधिक महत्वपूर्ण था। शिक्षा और संदेश। ऊँट की गर्दन टेढ़ी जैसी घटनाओं से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में किसी भी समस्या का समाधान हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी हमें अपनी सोच को थोड़ा विस्तार से देखना होता है और अपने विवेक और बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होता है। बीरबल की चतुराई ने यह साबित किया कि सोचने का तरीका और सही दिशा में किए गए प्रयास किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। इसके अलावा, इस कहानी से यह भी समझ आता है कि कठिन सवालों का जवाब कभी कभी सरल और सामान्य लग सकता है, लेकिन उन सवालों का सही उत्तर देने के लिए एक व्यक्ति को अपनी चतुराई और तर्क शक्ति का उपयोग करना होता है। निष्कर्ष। ऊँट की गर्दन टेढ़ी बीरबल की चतुराई का अद्भुत उदाहरण है, जो न केवल उनकी बुद्धिमत्ता को प्रदर्शित करता है,
बल्कि यह भी दर्शाता है कि हर समस्या का हल हमेशा जटिल नहीं होता। बीरबल की सोच और तर्क शक्ति के कारण ही वह अकबर के दरबार में सर्वोच्च स्थान पर थे। उनकी यह कहानी आज भी हमारे लिए एक प्रेरणा है कि किसी भी समस्या का हल सूझबूझ, समझदारी और तर्क से ही निकाला जा सकता है। बीरबल की इंतजाम, एक कूटनीतिज्ञ, न्यायप्रिय मंत्री का उदाहरण। बीरबल अकबर के दरबार के सबसे प्रसिद्ध और चतुर मंत्री थे, जिनकी बुद्धिमत्ता, सूझबूझ और कूटनीति के कई किस्से आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध हैं। उनकी चतुराई, धैर्य और व्यवहार कुशलता के कारण ही अकबर के दरबार में उनका स्थान सर्वोच्च था। बीरबल की प्रशासनिक क्षमता, न्यायिक समझ और उनके निर्णयों में संतुलन ने उन्हें केवल एक मंत्री के रूप में ही नहीं, बल्कि एक प्रभावशाली नेता के रूप में भी स्थापित किया। बीरबल का वास्तविक नाम महेशदास था और वह एक ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखते थे। हालांकि बीरबल के जीवन के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध नहीं है, फिर भी उनकी कूटनीति और प्रशासनिक कौशल के कई किस्से जीवित हैं। उनके द्वारा दिए गए निर्णयों ने न केवल अकबर के शासन को मजबूत किया, बल्कि जनता के बीच न्याय, दया और समानता का संदेश भी फैलाया। बीरबल के प्रशासन की विशेषताएं। बीरबल का प्रशासनिक कौशल विभिन्न पहलुओं में दिखाई देता है। उनके निर्णय त्वरित होते थे, लेकिन उनके पीछे गहरी सोच और विश्लेषण होता था। उन्होंने अकबर के शासन में विभिन्न कार्यों को सलीके से संभाला और हर समस्या का समाधान इस प्रकार किया कि अकबर की राजशाही मजबूत बनी रही। आइए बीरबल की प्रशासनिक क्षमता को विस्तार से समझते हैं। 1. न्याय में निष्पक्षता और समझदारी। बीरबल के न्यायिक फैसले हमेशा निष्पक्ष और समझदारी से भरे होते थे। उनके फैसले इस बात का उदाहरण थे कि एक राजा या मंत्री को केवल कानून और शास्त्रों का पालन ही नहीं करना चाहिए, बल्कि समाज के संदर्भ में भी निर्णय लेने चाहिए। बीरबल की न्यायिक क्षमता की कई घटनाएं हैं जो उनके निष्पक्ष और त्वरित निर्णयों की ओर इशारा करती हैं। एक प्रसिद्ध कहानी है जिसमें बीरबल ने एक गरीब किसान की शिकायत को सुना। किसान का कहना था कि उसके खेतों में आग लग गई है और वह चाहता था कि उसे मुआवजा दिया जाए। लेकिन मुआवजा देने का अधिकार केवल बड़ी जमींदारों और राजा के निकटस्थ व्यक्तियों को था। अकबर ने इस मामले में बीरबल से सलाह ली और बीरबल ने निर्णय लिया कि किसान को मुआवजा दिया जाएगा, क्योंकि उसके पास जो भी था वह सब कुछ खो चुका था। बीरबल ने दिखाया कि न्याय का मतलब केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि इंसानियत का भी ख्याल रखना है। 2. सामाजिक मुद्दों पर नजर रखना। बीरबल केवल प्रशासनिक मामलों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वह समाज में होने वाली समस्याओं को भी ध्यान से देखते थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि समाज के कमजोर वर्ग को कोई भी अन्याय न हो। बीरबल के प्रशासन में समाज के प्रत्येक वर्ग के लिए स्थान था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, किसान हो या व्यापारी। उनके सभी फैसलों में संतुलन और समानता का ध्यान रखा गया। एक बार दरबार में एक गरीब आदमी आया और उसने बीरबल से शिकायत की कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। बीरबल ने तुरंत उसकी मदद की और उसे भोजन और कपड़े दिए। जब अकबर ने इस पर आपत्ति जताई, तो बीरबल ने कहा, अगर हम गरीबों की मदद नहीं करेंगे तो समाज में असंतोष और अशांति फैल जाएगी। इस तरह के छोटे छोटे कार्य से ही समाज में शांति बनी रहती है। इस प्रकार बीरबल ने समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण के लिए अपनी भूमिका निभाई। 3. संवेदनशीलता और समझदारी के साथ शासन। बीरबल की एक और खासियत यह थी कि वह शासन में संवेदनशीलता और समझदारी का पालन करते थे। उन्होंने हमेशा यह सुनिश्चित किया कि कोई भी निर्णय लेते समय उसके परिणामों का भी अनुमान लगाया जाए। उनका यह दृष्टिकोण शासन की स्थिरता और सामूहिक कल्याण को प्राथमिकता देता था। अकबर के दरबार में उनके द्वारा किए गए कई निर्णयों से यह स्पष्ट था कि वह हमेशा देश की भलाई के लिए काम करते थे, न कि किसी विशेष वर्ग या व्यक्ति के हित के लिए। 4. समझौते और कूटनीति। बीरबल को न केवल न्याय में बल्कि कूटनीति में भी माहिर माना जाता था। उन्होंने अकबर के दरबार में कूटनीति के उच्चतम मानक स्थापित किए। यह बीरबल की कूटनीति ही थी कि अकबर ने उन पर पूरी तरह से विश्वास किया और उन्हें महत्वपूर्ण निर्णयों में शामिल किया। उन्होंने अकबर को न केवल राजकीय मामलों में बल्कि व्यक्तिगत मामलों में भी सलाह दी। बीरबल की कूटनीति और समझदारी ने अकबर के शासन को नई दिशा दी। 5. जनता से संवाद और समस्याओं का समाधान। बीरबल का मानना था कि एक अच्छा शासक वह होता है
जो अपनी जनता के साथ संवाद बनाए रखता है। वह केवल उच्च वर्ग के साथ नहीं, बल्कि निम्न वर्ग के लोगों से भी उनकी समस्याओं के बारे में सुनते थे। बीरबल ने अकबर को यह समझाया था कि जनता की समस्याओं को समझने और उन्हें हल करने से ही शाही शासन सफल हो सकता है। उन्होंने अक्सर अपने निर्णयों में जनता की भलाई को ध्यान में रखा और अकबर से सुझाव दिया कि वह हमेशा अपने दरबारियों के साथ मिलकर काम करे। 6. कूटनीति और चालाकी। बीरबल की कूटनीतिक चतुराई भी प्रसिद्ध थी। वह जानते थे कि किस स्थिति में कौन सा कदम उठाना चाहिए और किससे बात करनी चाहिए। अकबर और बीरबल के रिश्ते में यह बात साफ नजर आती थी कि बीरबल अपने शासक को कभी भी कठिन निर्णय लेने में अकेला नहीं छोड़ते थे। वह अकबर के विश्वासपात्र थे और अकबर भी बीरबल की कूटनीतिक सूझबूझ का आदर करते थे। 7. स्थिरता और नीतियों का प्रभाव। बीरबल का प्रशासन हमेशा स्थिर और प्रभावी था। उन्होंने शाही दरबार में जो नीतियां बनाई, वह न केवल तत्कालीन समय के लिए प्रभावी थीं, बल्कि आने वाले समय में भी उन नीतियों का प्रभाव बना रहा। उन्होंने अकबर के शासन के दौरान कई सुधारों की शुरुआत की, जो आज भी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। बीरबल के कार्यों से सीख। बीरबल की इंतजाम और प्रशासनिक क्षमता हमें यह सिखाती है कि प्रशासन में सफलता के लिए केवल कड़ा नेतृत्व और कानून का पालन करना पर्याप्त नहीं है। उसके लिए एक शासक को न्यायप्रिय, समझदार और संवेदनशील होना पड़ता है। बीरबल ने यह साबित किया कि अच्छे शासन का मतलब सिर्फ सत्ता में होना नहीं है, बल्कि वह जनता की भलाई और उनके विश्वास को भी बनाए रखना है। बीरबल की कार्यशैली और कूटनीति आज के समय में भी महत्वपूर्ण हैं, और उनके निर्णयों से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। निष्कर्ष। बीरबल की इंतजाम केवल एक प्रशासनिक उदाहरण नहीं है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति अपने शासक के लिए कितना महत्वपूर्ण हो सकता है। उनकी नीतियां और निर्णय आज भी हमें प्रशासन, न्याय और नेतृत्व के बारे में महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाते हैं। बीरबल ने यह साबित किया कि शासन में केवल कड़ा दृष्टिकोण और शक्ति की जरूरत नहीं होती, बल्कि संवेदनशीलता, न्याय और समझदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। उनके कार्यों ने अकबर के शासन को स्थिर, न्यायपूर्ण और प्रगति की दिशा में आगे बढ़ने में मदद की। उपहार या भव्य आयोजन नहीं चाहता था, क्योंकि उसका दिल बहुत ही सरल था। फिर भी बीरबल ने सोचा कि इस बार वह अपने भाई को कुछ ऐसा दे जो उसे सचमुच खुशी दे। बीरबल ने अकबर से अनुमति ली और दरबार में अपने भाई के जन्मदिन के लिए एक विशेष आयोजन करने का निर्णय लिया। अकबर को यह सुझाव पसंद आया और उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दी ताकि वह अपने भाई को एक विशेष तोहफा दे सके। बीरबल की योजना। बीरबल की चतुराई की कोई सीमा नहीं थी और उसने एक बहुत ही अद्भुत योजना बनाई। वह जानता था कि कन्हैया को तामझाम और ऐश्वर्य से कोई खास मतलब नहीं था, लेकिन उसे दिल से प्यार और स्नेह की जरूरत थी। इसलिए बीरबल ने तय किया कि वह कन्हैया के जन्मदिन पर कुछ ऐसा करेगा जो उसकी आत्मा को संतुष्टि दे। बीरबल ने पहले कन्हैया से मिलने के लिए दिल्ली से गांव का रुख किया। उसने कन्हैया को एक पत्र भेजा जिसमें लिखा था, भैया, तुम्हारा भाई बीरबल जल्द ही तुम्हारे पास आने वाला है। मैं तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हारे साथ समय बिताने के लिए आ रहा हूं। कन्हैया को यह पत्र पढ़कर बहुत खुशी हुई, क्योंकि वह जानता था कि बीरबल का प्यार और दया उसके लिए अनमोल है। कन्हैया का सादगीपूर्ण जीवन। जब बीरबल कन्हैया के गांव पहुंचा, तो उसने देखा कि कन्हैया का जीवन बहुत ही साधारण था। वह सुबह शाम खेतों में काम करता था, परिवार की देखभाल करता था और गांव के लोगों की मदद भी करता था। कन्हैया का दिल बहुत बड़ा था और वह हमेशा दूसरों के सुख दुख में शामिल रहता था। बीरबल ने देखा कि कन्हैया के पास भव्य घर नहीं था, लेकिन उसके पास जो था वह सच्ची खुशी और संतोष था। बीरबल ने कन्हैया से पूछा, भैया, तुम्हारी खुशियां क्या हैं? कन्हैया मुस्कुराते हुए बोला, बीरबल, खुशियां तो दिल में होती हैं। मैं जो भी करता हूं वह मेरे परिवार के लिए और मेरे गांव के लोगों के लिए करता हूं। धन और ऐश्वर्य से कोई फर्क नहीं पड़ता। बीरबल को अपने भाई के सरल जीवन से बहुत कुछ सीखने को मिला। उसे यह एहसास हुआ कि कन्हैया को खुशी देने के लिए उसे किसी महंगे उपहार की आवश्यकता नहीं थी। कन्हैया को तो उसकी सच्ची भावनाओं की जरूरत थी। बीरबल का तोहफा। कन्हैया के जन्मदिन पर बीरबल ने एक खास आयोजन किया।
उसने गांव के सभी लोगों को बुलाया और उनके लिए एक बड़ा भोज आयोजित किया। भोज में बहुत सारी तरह की स्वादिष्ट और ताज़े पकवान बनाए गए, जिनमें दाल, चावल, रोटियां, सब्जियां, मिठाइयाँ और फल शामिल थे। बीरबल ने गांव के लोगों से कहा, आज हम सब मिलकर कन्हैया के जन्मदिन को मनाएंगे, क्योंकि यह दिन सिर्फ कन्हैया का नहीं, बल्कि हम सभी का है। भोजन के बाद बीरबल ने कन्हैया को एक सुंदर बक्सा दिया। कन्हैया ने बक्सा खोला और उसमें एक सुंदर कंबल, कुछ किताबें और एक हाथ से लिखा पत्र था। पत्र में लिखा था, प्रिय कन्हैया, तुम मेरे लिए सबसे कीमती हो। तुम्हारा जीवन सादगी और अच्छाई से भरा हुआ है, और यह उपहार तुम्हारी आत्मा को शांति और सुकून प्रदान करे। कन्हैया ने पत्र को पढ़ा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने बीरबल को गले लगा लिया और कहा, भैया, यह उपहार मेरे लिए किसी भी अन्य चीज से ज्यादा कीमती है। तुम्हारा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। कन्हैया की खुशी। बीरबल ने कन्हैया से कहा, भैया, तुम्हारा जन्मदिन एक ऐसा अवसर है जब हमें अपनी खुशियों को बांटना चाहिए। तुम्हारे दिल में जो शांति है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। तुम जैसे इंसान के लिए बड़े बड़े महलों की भी कोई अहमियत नहीं होती। तुमने मुझे सिखाया है कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि हमारे अंदर होती है। कन्हैया के दिल में बीरबल के शब्दों का गहरा असर हुआ। वह जानता था कि बीरबल ने उसे हमेशा सही मार्ग दिखाया है। वह जानता था कि दुनिया के सबसे मूल्यवान तोहफे वही होते हैं जो दिल से दिए जाते हैं। सभी गांव वाले मिलकर कन्हैया के जन्मदिन का जश्न मनाते रहे और बीरबल ने पूरे दिन भर कन्हैया के साथ समय बिताया। उपसंहार। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची खुशी कभी बाहरी चीजों में नहीं होती, बल्कि हमारे दिल में होती है। कन्हैया और बीरबल का भाईचारा केवल एक पारिवारिक रिश्ता नहीं था, बल्कि यह एक उदाहरण था कि प्यार और सच्चे संबंध किसी भी बाहरी ऐश्वर्य से ऊपर होते हैं। इस प्रकार बीरबल ने अपने भाई के जन्मदिन को न केवल यादगार बनाया, बल्कि उसे यह एहसास भी दिलाया कि असली संपत्ति और खुशी साधारण जीवन और सच्चे रिश्तों में छिपी होती है। दादी की आखिरी इच्छाएं। जीवन एक यात्रा है जिसमें हर व्यक्ति अपने अनुभवों, यादों और आशीर्वादों के साथ एक छाप छोड़ता है। जब किसी प्रिय व्यक्ति का निधन होता है, तो उनके जीवन के हर छोटे बड़े पल हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाते हैं। खासकर जब वह व्यक्ति हमारी दादी जैसी महत्वपूर्ण और प्यारी हो, तो उनका न रहना एक अपूरणीय खालीपन छोड़ जाता है। दादी की आखिरी इच्छाएं, उनकी जीवन यात्रा और उनकी दी हुई सीख हमेशा हमारे जीवन को दिशा देती हैं। इस कहानी में हम एक ऐसी दादी की आखिरी इच्छाओं के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को प्यार, त्याग और सेवा में बिताया और अपने अंत समय में भी हमें एक अनमोल धरोहर दी। दादी का जीवन। मेरे जीवन में दादी का एक विशेष स्थान था। उनकी बातें, उनका प्यार और उनके साथ बिताए गए हर एक पल को मैं कभी नहीं भूल सकता। दादी का नाम शोभा था, और वह मेरे लिए केवल एक दादी नहीं, बल्कि जीवन की सच्ची गुरु भी थी। उनका जीवन एक साधारण घर में बीता था, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। वह अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की सेवा करने में बिताती थीं, और उनका हर दिन दूसरों के लिए कुछ अच्छा करने के बारे में होता था। कभी बच्चों को कहानियां सुनाना, कभी पड़ोसियों की मदद करना, कभी घर के बुजुर्गों की देखभाल करना। दादी ने कभी भी किसी भी काम को छोटा नहीं समझा। उनकी एक आदत थी, वह हमेशा अपनी मुस्कान और मीठी बातें सबको दे देती थी। उनका विश्वास था कि एक अच्छा शब्द, एक प्यारी मुस्कान और थोड़ा सा समय किसी के लिए कीमती हो सकता है। लेकिन अब जब वह हमारे बीच नहीं थीं, तो मैं महसूस करता था कि उनकी उपस्थिति में जो प्यार और शांति थी, वह हमेशा के लिए खो गई है। आखिरी समय। यह सब तब की बात है जब दादी का स्वास्थ्य धीरे धीरे खराब होने लगा था। वह कई महीनों से बीमार थीं, और डॉक्टरों ने भी उन्हें ज्यादा समय नहीं बताया था। हमें सब कुछ पता था, लेकिन फिर भी यह मानने को तैयार नहीं थे कि दादी हमारे बीच से चली जाएंगी। हम सभी अपने अपने तरीके से दादी के साथ अधिक से अधिक समय बिताने की कोशिश कर रहे थे। मैं, मेरी बहनें और मेरे माता पिता सभी दादी के पास बैठकर उनके साथ समय बिता रहे थे, उनके चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे, ताकि वह किसी तरह से खुश रहें। दादी का स्वास्थ्य दिन ब दिन बिगड़ता गया, लेकिन उनकी आत्मा में वही दृढ़ता और आस्था थी जो हमेशा से रही थी। एक दिन, जब सब लोग उनके पास बैठे थे,
दादी ने अचानक कहा, बच्चों, मुझे आप सबका आशीर्वाद चाहिए। मुझे अपने जीवन की कोई भी चिंता नहीं है, लेकिन कुछ अंतिम इच्छाएं हैं जिन्हें मैं आपसे कहना चाहती हूं। हम सबने चुपचाप सुना और दादी की आवाज में वह हल्की सी सर्दी और थकान सुनाई दी। दादी की आखिरी इच्छाओं के बारे में सुनना एक भावनात्मक पल था, क्योंकि हम सब जानते थे कि यह उनकी अंतिम बातें हो सकती हैं। दादी ने धीरे धीरे अपनी बातों की शुरुआत की। दादी की आखिरी इच्छाएं। 1. मुझे किसी भी दुख संवेदनाओं से मुक्त करो। दादी की पहली इच्छा थी कि हमें उनके दुखों को महसूस करने की बजाय हमें उनके जीवन को खुशियों और यादों से जोड़ना चाहिए। उन्होंने कहा, मुझे किसी भी प्रकार की शोक संवेदनाओं की आवश्यकता नहीं है। मेरी आंखें और दिल दोनों ही अब शांति के लिए तैयार हैं। तुम लोग अपने जीवन में खुश रहो। मुझे हमेशा यही चाहिए था कि मैं तुम्हें हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए देखूं। यह सुनकर हम सभी के दिल भारी हो गए थे, लेकिन साथ ही दादी की आत्मा की शांति का एहसास भी हो रहा था। यह दादी की महानता थी कि उन्होंने अपने अंतिम समय में भी हमें अपना दुख न देने की कोशिश की। उनका प्यार और आशीर्वाद हमारे लिए अनमोल था। 2. समाज के लिए कुछ करना। दादी की दूसरी इच्छा थी कि उनका जीवन केवल अपने परिवार तक सीमित न रहे, बल्कि समाज के लिए भी कुछ किया जाए। उन्होंने कहा, अगर तुम मेरी याद में कुछ करना चाहते हो, तो समाज की मदद करना। गरीबों और बेसहारा लोगों की मदद करना, बच्चों की शिक्षा पर ध्यान देना, यही मेरा सपना था। मैं चाहती हूं कि तुम लोग मेरी तरह सबकी मदद करो, क्योंकि यही जीवन का असली उद्देश्य है। यह बात सुनकर हमें यह महसूस हुआ कि दादी ने हमेशा अपने जीवन को दूसरों के लिए समर्पित किया था। उनका आदर्श हमेशा यही था कि हम अपनी सुख शांति और संपत्ति दूसरों के साथ बांटें। हम उनके इस विचार को अपने जीवन में उतारने का प्रण लेकर उनकी बातों को मानने लगे। 3. परिवार का एकजुट रहना। दादी की तीसरी इच्छा थी कि हमारा परिवार कभी टूटे नहीं। उन्होंने कहा, बच्चों, तुम लोग एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के लिए हमेशा खड़े रहना। किसी भी परिस्थिति में एकजुट रहना और एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। यह उनका पारिवारिक प्यार था जो हमेशा हम सभी के दिलों में गूंजता रहेगा। दादी की यह आखिरी सलाह हमें हमेशा याद रहेगी, क्योंकि जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन एकजुटता और पारिवारिक प्रेम हमें हर मुश्किल से बाहर निकाल सकता है। 4. प्यार और क्षमा की शक्ति को समझना। दादी का एक और महत्वपूर्ण संदेश था, प्यार और क्षमा की शक्ति को समझो। जब भी तुम किसी से नाराज हो या कोई गलतियां हुई हों, तो उन्हें माफ करना, क्योंकि सच्ची शांति और खुशी माफी और प्यार में ही होती है। यह दादी की सबसे बड़ी सीख थी। वह हमें हमेशा सिखाती थी कि किसी के प्रति नफरत और घृणा से कुछ भी हासिल नहीं होता। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे माफ करते हैं, तो हमारे दिल को शांति मिलती है। यह एक ऐसी बात थी जो हम हमेशा अपने जीवन में निभाने का प्रयास करते रहे। 5. सादगी और संतोष। दादी की अंतिम इच्छा सादगी और संतोष से जुड़ी हुई थी। उन्होंने कहा, सादगी में ही सुख है और संतोष में ही खुशी। तुम्हें कभी यह नहीं भूलना चाहिए कि तुम्हारे पास जो भी है, वही तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। ज्यादा की चाहत से दुख ही मिलता है, लेकिन जो तुम्हारे पास है, उसी में संतुष्ट रहो। यह एक महत्वपूर्ण सीख थी, क्योंकि हम सभी ने देखा था कि दादी ने कभी भी किसी चीज के लिए लालच नहीं किया। उनका जीवन सादगी से भरा हुआ था और वह हमेशा संतुष्ट रहती थी। उनकी यह इच्छा हमारे लिए एक आदर्श बन गई, जिसे हम हमेशा अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करते हैं। दादी का निधन। कुछ दिन बाद दादी का स्वास्थ्य और भी बिगड़ गया और एक सुबह वह हमें छोड़कर चली गई। हम सभी गहरे शोक में थे, लेकिन दादी की आखिरी इच्छाओं और उनके जीवन के आदर्शों को याद करके हम सभी ने संकल्प लिया कि हम उनके बताए मार्ग पर चलेंगे। हम उनके बिना जीवन जीने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी दी हुई शिक्षाएं हमें हमेशा मार्गदर्शन देती रहेंगी। उपसंहार। दादी की आखिरी इच्छाएं हमें जीवन का सबसे बड़ा उपहार थीं। उन्होंने हमें सिखाया कि जीवन को प्यार, क्षमा, सादगी और संतोष के साथ जीना चाहिए। उनका जीवन हमारे लिए एक प्रेरणा बन गया और हम हमेशा उनकी दी हुई सलाहों को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। दादी की यादें
उनका प्यार और उनकी दी हुई शिक्षाएं हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। बीरबल के घर हुई चोरी। सम्राट अकबर के दरबार में बीरबल का नाम बहुत सम्मान से लिया जाता था। उसकी चतुराई और बुद्धिमत्ता के कारण बीरबल को अकबर का सबसे प्रिय और विश्वसनीय मंत्री माना जाता था। बीरबल की त्वरित सोच, समझ और हर समस्या का समाधान करने की क्षमता दरबार के हर सदस्य को प्रभावित करती थी। बीरबल के घर में भी यही चतुराई और सावधानी का माहौल था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जो कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। दरबार में अपने अद्भुत समाधान देने वाले बीरबल के घर में एक चोरी हो गई। और यह घटना ऐसी थी जो न केवल बीरबल बल्कि पूरे दरबार को चौंका देने वाली थी। बीरबल का घर। बीरबल का घर दरबार से दूर नहीं था, बल्कि वही दिल्ली के एक प्रमुख इलाके में स्थित था। उसका घर बहुत ही सुंदर और व्यवस्थित था। वहां हर चीज को ठीक से रखा जाता था और हर वस्तु की जगह निश्चित थी। बीरबल की पत्नी और बच्चे भी इस व्यवस्था से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि बीरबल हमेशा अपने घर को साफ सुथरा और सुरक्षित रखने में विश्वास करते थे। घर के बाहर सुंदर बगीचा था, जिसमें तरह तरह के फूल और पौधे लगे हुए थे। बीरबल के घर की सुरक्षा भी काफी मजबूत थी, लेकिन फिर भी एक दिन चोरी हो गई। चोरी की शुरुआत। एक रात बीरबल अपने परिवार के साथ अपने कमरे में आराम कर रहे थे। घर में सब शांति थी और सर्दी की रात थी, जो और भी ठंडी हो गई थी। अचानक किसी ने बीरबल के घर के दरवाजे पर दस्तक दी। बीरबल ने आंखें खोलीं और दरवाजा खोला। दरवाजे पर खड़ा उनका एक नौकर था, जो घबराया हुआ दिख रहा था। नौकर ने जल्दी से कहा, मालिक, घर में चोरी हो गई है। सभी बर्तन और कुछ कीमती सामान गायब हैं। यह सुनकर बीरबल का चेहरा गंभीर हो गया।